तो आज की जो हमारी ये क्लास है एम्स मेडिकल सोशल वर्क एंड यूजीसी नेट 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके संबंध में है। हालांकि मैंने आप लोगों से समाज कार्य की परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, विषय क्षेत्र के साथ साथ हम लोगों ने समाज कार्य की बेसिक अवधारणाओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं समाज कार्य की प्रक्रिया पर, प्रोसेस ऑफ सोशल वर्क के बारे में। सोशल वर्क के बारे में यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जब समाज कार्य को हम वैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर आधारित होकर समाज कार्य करते हैं तो वहाँ पे 3 ऐसे स्टेप हैं जो बहुत ही फेमस है। जैसे अगर मैं बात करूं अध्ययन, निदान, उपचार, ये 3 प्रक्रियाओं को जो है मैरी रिचमंड के द्वारा बताया जाता है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं पर हम लोग जो है काम करते हैं। बेसिकली अगर केवल डायग्नोसिस की बात होती है तो पल्लामेन का नाम आता है। अभी हम इन सारी तथ्यों पर भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो समाज कार्य की प्रक्रिया होती क्या है मैं आपको बता दूं। जब आप केस वर्क करें या ग्रुप वर्क करें या कम्युनिटी वर्क करें तो उस दौरान समस्याग्रस्त व्यक्ति की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सोशल वर्कर वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से और कुछ कौशल, टेक्निक, प्रविधियां इत्यादि का प्रयोग करते हुए उस सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। तो वही आपकी कहलाती है समाज कार्य की प्रक्रिया। और इसी प्रक्रिया में प्रविधि यानी मेथड के अंतर्गत सेवार्थी और सेवा प्रदान करने वालों के बीच जो गतिशीलता का संचार होता है वह एक प्रक्रिया के रूप में आता है, जो क्रमिक तरीके से, क्रमिक का मतलब समझ रहे होंगे, सिस्टमैटिक ढंग से सेवार्थी की समस्याओं का समाधान हेतु इस्तेमाल में की जाने वाली प्रक्रिया होती है, जो सदैव चलती रहती है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि समाज कार्य की प्रक्रिया की परिभाषा बताओ तो आप लोग एक लाइन में बोल सकते हैं कि प्रक्रिया एक ऐसी घटना है जिसमें समय समय पर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि रेमेडियल एक्टिविटी हम संचालित करते हैं उपचारात्मक के दौरान, मतलब लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। रीज़न ये है कि समस्याएं कभी कभी बाधा बन जाती है, मतलब उस व्यक्ति को लर्निंग में या एक प्रकार के उसे सीखने में, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में। तो हम क्या करते हैं, टेक्निक में परिवर्तित कर देते हैं, यानी टेक्निक को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो वही हमारी क्या कहलाती है, समाज कार्य की प्रक्रिया। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि समाज कार्य की प्रक्रिया किसे कहा जाता है तो आप ये बोल दीजिएगा कि प्रक्रिया एक ऐसी घटना है जिसमें समय समय पर निरंतर परिवर्तन होने की प्रक्रिया के रूप में या निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, वही समाज कार्य की प्रक्रिया कहलाती है, समाज कार्य की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप ये बात बोल सकते हो, है ना। आगे बढ़िए, जरा देखते हैं अब इसमें है क्या चीज़ है सोशल वर्क की प्रक्रिया में। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक व्यक्तिक कार्य। देखिए यहाँ पे समझिएगा आप थोड़ा सा, चाहे आप सोशल वर्क के अंतर्गत आप केस वर्क में काम कर रहे हो या ग्रुप वर्क में काम कर रहे हो या कम्युनिटी वर्क में काम कर रहे हो, तो हमने सिर्फ सिंपल से एक एग्जाम्पल के तौर पे व्यक्तिक कार्य का अर्थ को लिया है कि प्राथमिक अवधारणा का अध्ययन किया है और परिभाषा। आइए समाज केशवर्क की प्रक्रिया के चरणों के बारे में जाने। तो देखिए यहाँ जो केशवर्क प्रक्रिया का चरण है, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखिए अध्ययन है, मूल्यांकन है, हस्तक्षेप है, समाप्ति है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मूल्यांकन के बजाय इसको निदान लिखना चाहिए था, निदान यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। और ये लास्ट में आप यहाँ पे मूल्यांकन डाल लीजिए, ये आपका सही रहेगा। या तो आप को मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिखना चाहते हैं अपने पास कॉपी पेन जरूर रखिएगा सभी लोग और उसे नोट कर लीजिए। मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आप इनटेक लिखिएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि केवल आप इनटेक का मतलब होता भर्ती, ये ज़रूरी नहीं कि आप केवल केस वर्क में ही ये फॉलो करें, या आप ग्रुप वर्क में भी फॉलो कर सकते हैं। बात को समझिएगा, ये प्रैक्टिकल भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझते चलिएगा। एग्ज़ाम में ये प्रश्न में जो है एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं प्रक्रिया को लेकर। तो सबसे पहले भर्ती लिखिएगा, भर्ती को संवेग भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इनटेक आप
याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है दूसरा स्टेप, ये स्टडी, और ये बातें आपका तीनों में, प्राथमिक प्रणाली के तीनों चीज़ों में चलेगी। इसका मतलब नहीं कि केवल केस वर्क में चलेगा, ये तीनों में चलेगा। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। अध्ययन आप क्या, तो मनोसामाजिक अध्ययन करेंगे आप, है ना, मनोसामाजिक अध्ययन करेंगे, इसलिए आप इसे स्टडी कहेंगे दूसरे पॉइंट को। तीसरे पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इसको डायग्नोसिस कहेंगे। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान, ठीक है। और या तो ऑब्लिक करके आप यहाँ पे एक और शब्द लिख सकते हैं, असेसमेंट भी लिख सकते हैं आप, असेसमेंट भी लिख सकते हैं, या आप डायग्नोसिस की प्रक्रिया के बाद भी असेसमेंट आप कर सकते हैं, ये भी आपका चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, ट्रीटमेंट लिखेंगे। ट्रीटमेंट मतलब होता है उपचार, ठीक है। उपचार करके आप ओबली चाहें तो लिख सकते हैं इंटरवेंशन, या आप ट्रीटमेंट के बाद की जो प्रक्रिया होगी वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, हस्तक्षेप, है ना, हस्तक्षेप। तो आप चाहो तो यहाँ पे इंटरवेंशन को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। उसके बाद आप लिखेंगे इवैल्यूएशन या इवैल्यूएट, ठीक है, यानी आप कह सकते हो इसको मूल्यांकन, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, मूल्यांकन, ठीक है। फिर फीडबैक वगैरह आता है, प्रतिपुष्टि जिसको बोलते हैं, आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ये एक स्टेप है, और इन स्टेप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या ये स्टेप आप सजाइए, इसको कौन कौन से स्टेप सही है, और ये क्रम में है, ये आपका क्या है, क्रम में दिया गया है। मैंने जो बताया है आपको ये क्रम में है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और स्टेप बता देता हूँ, ठीक है, उससे भी आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रवेश लिखेंगे। प्रवेश का मतलब आपको मालूम है, मैंने बता दिया, प्रवेश का मतलब होता है इनटेक। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार। जैसे अंतरण एक शब्द आता है, अंतरण, अंतरण प्रत्यंतरण वाली जो प्रक्रिया होती है, मैंने आप लोगों को शायद लास्ट वाली क्लास में बताया था, यहाँ आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग अध्ययन यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्रम बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछा गया, आयोग ने भी क्या सही माना है, मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ आपको। प्रवेश है, फिर अंतरण है, फिर अध्ययन है, और अध्ययन के बाद आप लोग अंतरण प्रत्यंतरण मैम अभी बता देंगे, अभी आप नोट उसको रखिएगा, अभी इंग्लिश इसके बता देंगे। उसके बाद आप मेंशन करिएगा, अध्ययन के बाद एक शब्द आता है पूर्वानुमान। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसको क्या बोलेंगे, पूर्वानुमान बोले। आवाज़ क्या मेरी क्लियर नहीं हो पा रही है आपके पास मैम, एक बार स्पष्ट करिए। आवाज़ क्लियर है सभी के पास भाई मेरे? हाँ, अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले प्रवेश, अंतरण, अध्ययन, फिर पूर्वानुमान, ये क्रम अगर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा आप सबके लिए। और उसके बाद आपका आएगा, पूर्वानुमान के बाद आपका आएगा निदान, उसके बाद आपका आएगा निदान, और निदान के बाद की जो प्रक्रिया होगी वो उपचार की होगी, वो उपचार की होगी। और उपचार के बाद जो प्रक्रिया आएगी वह आएगी मूल्यांकन की, और मूल्यांकन के बाद की जो प्रक्रिया आएगी वह आएगी समाप्ति की, और समाप्ति के बाद की जो प्रक्रिया आएगी वो आएगी प्रतिपुष्टि की, प्रतिपुष्टि की आएगी। ये स्टेप हैं, इन स्टेप को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पेपर में प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, मैं एक प्रश्न यहाँ पे देता हूँ ताकि आप यहाँ पे समझ लें, है ना। जैसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि सही अनुक्रम का पहचान करें आप। सही अनुक्रम का मतलब होता है कि क्रमबद्धता को आप पहचान करें। मैंने आपके ऑप्शन में अगर दे दिया वैयक्तिक अध्ययन कह दिया या सामूहिक अध्ययन बोल दिया तो बात वही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आज सर ने वैयक्तिक अध्ययन लिखा था और प्रश्न में सामुदायिक अध्ययन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होगा, बिल्कुल ये होगा। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं पूर्वानुमान, पूर्वानुमान दे दिया, और पूर्वानुमान के बाद मैंने निदान दे दिया, और फिर उसके बाद मैंने उपचार दे दिया। और ये आपका एक इसी तरीके से फिर दूसरे ऑप्शन में पूर्वानुमान पहले आ जाएगा, वैयक्तिक अध्ययन आ जाएगा, निदान आ जाएगा, फिर उपचार आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे में निदान आ जाएगा, वैयक्तिक अध्ययन आ जाएगा, फिर उपचार आ जाएगा, ठीक है, तीसरे ऑप्शन में। चौथे में उपचार आ जाए, पूर्वानुमान आ जाए, निदान आ जाए, अध्ययन आ जाए। ऐसे ऑप्शन में अगर आएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, सही क्रम पहचानने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि वैयक्तिक अध्ययन, पूर्वानुमान, देखो मैंने वैयक्तिक अध्ययन को पहले ले लिया,
उसके बाद पूर्वानुमान को यहाँ पे ले लिया, और फिर उसके बाद मैंने निदान को ले लिया, फिर उपचार को ले लिया। बस मूल्यांकन को मैंने छोड़ दिया था, समाप्ति छोड़ दिया था, फीडबैक छोड़ दिया था, अंतरण और प्रवेश को छोड़ दिया था। ऐसे भी पेपर में प्रश्न आते हैं, तो इसका सही क्रम यही होगा, आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, बीच से ऑप्शन भी हटा देगा, आपको प्रवेश दे देगा, अंतरण दे देगा, अध्ययन दे देगा, पूर्वानुमान गायब कर देगा, निदान दे देगा, उपचार दे देगा, मूल्यांकन दे देगा, समाप्ति देगा, फीडबैक भी आपका गायब कर देगा। तो आप ये क्रम को ध्यान रखिएगा, ये वाला ऑप्शन फिर आपका सही हो जाएगा। कभी कभी निदान दे देता है, आप ध्यान रखिएगा, अध्ययन, निदान, उपचार ही तीन ही पॉइंट आ जाते हैं कभी कभी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका सही है। बीच में काफ़ी चीज़ें गायब हो गई, स्किप हो गई, जिससे पूर्वानुमान गायब हो गया, आपका अंतरण गायब होगा, प्रवेश गायब हो गया, है ना। फिर उसके बाद मूल्यांकन भी नहीं लिखा मैंने, समाप्ति भी नहीं लिखा, प्रतिपुष्टि भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं सही हुआ, तो यही भी आपका करेक्ट हो जाएगा। टोटल यही क्रम होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन्हीं को आप याद रखिएगा। इन्हीं में से कोई ना कोई शब्द कोई गायब कर देगा या किसी शब्द को बढ़ा देगा, बस यही करेगा। ये टोटल है, यही सही क्रम है ना। एक क्रमबद्ध तरीके छोटे से लेकर बड़े की तरफ मैं लेके गया हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार जरा स्पष्ट कर दीजिए आप लोगों को, ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, अगर प्रश्न में, अगर पेपर में आएगा तो आप कर जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बताइए। हाँ जी सर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सर इसकी शब्दावली अगर इंग्लिश में बता देते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, अंतरण का भी इंग्लिश याद नहीं पता चला, पूर्वानुमान की इंग्लिश नहीं। बाकी इसका तो आप जानते हैं, इनटेक होता है, स्टडी होता है, डायग्नोसिस होता है, और ट्रीटमेंट होता है, इवेलुएट होता है, और समाप्ति को क्या बोलेंगे हम लोग, है ना। एक प्रकार से अब समाप्त कर दिया तो आप टर्मिनेशन हो जाएगा, और हाँ टर्मिनेशन हो जाएगा। फीडबैक आप लिख सकते हो प्रतिपुष्टि को, है ना, प्रतिपुष्टि को। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। बाकी आप अभी हम देख के बताते हैं आपको कि अंतरण की यहाँ पे इंग्लिश क्या है, पूर्वानुमान की इंग्लिश क्या है, बता देते हैं आपको, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ेंगे और चीज़ें देखेंगे अब, और ये सभी जगह पे फॉलो होती है, देखिएगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए तो कह रहा है कि आप प्रक्रिया, ओके ठीक है मैम, अभी बात करेंगे। देखिए आगे, वे प्रक्रिया सूत्र हैं जिनमें सामाजिक केशवर्ग प्रक्रिया के दौरान एक साथ बुना जाएगा, और हम सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा तार्किक रूप से अनुसंधान, मूल्यांकन और हस्तक्षेप, समाप्ति, मूल्यांकन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बार बार मूल्यांकन आ रहा है, इस पीडीएफ में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहाँ पे निदान वाली प्रक्रिया आ जाएगी, आयोजन करेंगे। वास्तव में ये चरण जो है क्रम में नहीं किए गए हैं, ठीक है, बल्कि अंदर और बाहर बुने गए हैं। तो यह प्रक्रिया एक दूसरे के समांतर होती है, जैसा कि गार्टन हैमिल्टन ने कहा है कि इसके आगे कि सबसे पहले हमने एक अस्थायी और आंतरिक निदान किया है और एक उपचार योजना तैयार की है। हालांकि हमारे दिमाग में धारणा बनी है कि हम क्लाइंट यानी ग्राहक को बेहतर ढंग से समझाने के अध्ययन की तैयारी कर सकते हैं संपर्क में। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने सिंपल सी बात बता दिया था कि भाई एक अध्ययन होता है, निदान होता है, फिर हस्तक्षेप और समाप्ति, फिर मूल्यांकन होता है। इन्होंने एक ऐसा नहीं कि हमने क्रम से बनाया है कि इन क्रम के माध्यम से किया जाए, इसके बीच में और भी छोटे छोटे स्टेप आ सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। बिल्कुल आ सकते हैं, जरूरी नहीं कितना ही स्टेप, और भी इसे आपको बता दूं, अध्ययन के बाद भी कुछ स्टेप होते हैं। जैसे यहाँ अध्ययन के बाद भी कुछ स्टेप होते हैं, बात सत्य है। जैसे अगर मैं कहूँ एक केंद्रक होता है, ठीक है, अध्ययन के अंदर भी केंद्रक के बाद एक अवलोकन होता है, अवलोकन के बाद एक समावेशन होता है। तो इनका कहना यही था कि भी इसके अंदर और भी चीज़ें आ सकती हैं, है ना। आप और जब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी रखेंगे ना, और भी चीज़ें छोटा छोटा एनालिसिस या विश्लेषण करेंगे तो और भी स्टेप बनेंगे, है ना, और भी स्टेप बन सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। बात ठीक है। फिर उसका कहना है आगे अगर हम बात करें, इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, चाहे वो केस वर्क हो, चाहे वो समूह कार्य हो, चाहे वो सामुदायिक संगठन हो, उनको क्या करते हैं, समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का फिर प्रयास करते हैं। तो सामाजिक केस वर्क एक प्रकार का समाज कार्य है जो व्यक्तिक और पर्यावरण दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल सही है, बात है कि जो समाज जो प्राथमिक प्रणाली है, प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत जो व्यक्ति और पर्यावरण दोनों पर ध्यान केंद्रित करेगी, ये प्रक्रियाएं, है ना। काम करने का जो तरीका होगा, वो व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा और इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व रहेगा। व्यक्ति के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं और इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। व्यक्ति के मुकाबले प्रयासों और पर्यावरण की मांगों के बीच संतुलन के सुधार में सहायता होती है। देखिए, आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने एक ट्रैकर का नाम सुना होगा, HB ट्रैकर।
एच बी ट्रेकर नहीं, क्या नाम था उनका, जिन्होंने 5 प्रोसेस बताए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, स्टॉर्मिंग फॉर्म, क्या नाम था उनका, क्या नाम था उनका, ट्रेकर नाम था, क्या नाम था, टकमैन, सॉरी, टकमैन, हाँ टकमैन। हाँ, मदद करने की जो बेसिकली उन्होंने जो चीज़ें बताई थी टकमैन के द्वारा जो बताई गई थी, तो वो भी एक प्रकार से हम उनके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, परिवर्तित हम कर सकते हैं। टकमैन, तो टकमैन के स्टेप कौन कौन से हैं, किसी को मालूम है टकमैन के स्टेप? कहीं कहीं टुकमैन भी लिखा होता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, है ना। टुकमैन का स्टेप या टकमैन का भी स्टेप जो सोशल ग्रुप वर्क में शामिल किया गया है, जो सोशल ग्रुप वर्क में क्या किया गया है, शामिल किया गया। बता सकते हैं कोई बच्चा मुझे? वो नॉर्मिंग फॉर्मिंग वाला। जी जी, वही बिल्कुल, एक क्रम में बताना है आपको, क्रम में। फॉर्मिंग, हाँ बिल्कुल, फॉर्मिंग, हाँ, स्टोर, नहीं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एड्जॉर्मिंग, ये आपके 5 स्टेप हैं। इन्हीं को आप लोगों को जो है ध्यान रखना होगा। तो ये टकमैन के स्टेजेस हैं अब ग्रुप डेवलपमेंट में। तो ये ग्रुप की लेकर बात करने वाले विद्वान हैं। ये किसकी बात करेंगे, ग्रुप को लेकर बात करने वाले हैं टकमैन, इस स्टेप के बारे में, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इनकी एक अहम भूमिका होती है इसमें। इसके मैं बारे में आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, सुधार करने की प्रक्रिया मानी जाती है। सामाजिक सहायता में अगर हम बात करें ग्रुप में, तो मदद करती है, उन ग्रुप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है। इस बात को आप, ग्रुप क्रिएशन की ये काम। हाँ, ग्रुप डेवलपमेंट के दौरान में ग्रुप का अगर विकास करना है ना, तो जाहिर सी बात है आप ऐसे स्टेप को लगाना पड़ेगा, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एड्जॉर्मिंग का, है ना, ये लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप में जो मैंने अभी आपको बताया है इनटेक वगैरह का, इसका भूमिका नहीं, ये भी भूमिका है। आपको ग्रुप में बात अगर हम करें कि अगर वहाँ पे भी सुधार करना है आप लोगों को, तो पहले ग्रुप को भर्ती करनी पड़ेगी, इनटेक लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप उन्हीं के आधार पर उनका अध्ययन भी करेंगे, है ना, उन सबका अध्ययन करेंगे, उपचार भी लगाएंगे, वो भी चीज़ें चलेंगी और ये भी चीज़ें चलेंगी। तो मैंने यहाँ पे आ गया था सुधार के लिए कि सहायता क्या क्या होती है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। डेवलप में भी ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है टकमैन का 1963 में इनकी भूमिका है। आपको गूगल करेंगे तो 1965 मिलता है, बट ये गलत है। हम इग्नू की बात करें, इग्नू की किताब में प्रूफ दिया गया है 1963 का, इसको आप ध्यान रखिएगा, वो प्रूफ है और 1963 ही सही माना गया है ना। तो कुछ चीज़ें गूगल पे भी कभी कभी गलत आ जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा, यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तियों को उसके सामाजिक कामकाज के मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाने में सहायता करेगा, और व्यक्ति कभी कभी आंतरिक और बाह्य कारकों के कारण अपनी समस्याओं को हल करने और महजूद संसाधनों तक पहुँचने में असमर्थ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो समाज कार्य हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्तिक कार्य हो, या समूह कार्य हो, या सामुदायिक संगठन हो, तो ऐसे में कार्यकर्ता सेवार्थी को उसकी मनोसामाजिक समस्याओं को हल करने की सहायता के लिए सामाजिक केशवर्क अभ्यास, सामाजिक समूह कार्य अभ्यास, सामाजिक सामुदायिक अभ्यास के विभिन्न तरीके, तकनीके, कौशल का उपयोग करके उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का फिर प्रयास करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, मैरी रिचमंड ने सन 1917 के अनुसार कहा है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य के अभ्यास के 3 चरण माने जाए हैं। इन्होंने कहा कि सामाजिक जांच कह लीजिए या आप मनोसामाजिक अध्ययन कह लीजिए, 3 ही चरण बताए हैं, ध्यान रखिएगा, 3 ही चरण बताए हैं। अभी आप ये मत सोचिएगा कि प्रवेश और प्रवेश के साथ साथ अगर हम बात करें अंतरण, पूर्वानुमान, मूल्यांकन, समाप्ति, फीडबैक, ये छूट रहा है तो ये किसने दिया, ऐसा कुछ नहीं। ये बेसिकली और स्टेप आप जोड़ सकते हैं। माना जाता है 3 ही चरण, 3 चरण, और इन्हीं 3 चरणों के अंदर अगर आप कहें कि और भी किसी ने कहा, तो गार्टन हैमिल्टन ने केवल ये बात कही थी कि ये इतने ही चरण नहीं हैं, इसके अंदर और भी चरण माने जा सकते हैं, और भी चरण आ सकते हैं, और भी स्टेप आ सकते हैं, ये कोई क्रम नहीं है। अगर पूछा जाए तो आप गार्टन हैमिल्टन का नाम लगा सकते हैं। परंतु गार्टन हैमिल्टन की बात, तो ये बात तो सत्य है कि समाज और व्यक्तिक दोनों अन्योन्यश्रित हैं, दोनों पारस्परिक हैं। ये बात पूछेगा तो गार्टन हैमिल्टन की विशेषताओं में ये बात शामिल की गई है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर कहता है कि समकालीन सामाजिक व्यक्तिक कार्य अभ्यास में 3 चरणों को 5 भागों में भी विभाजित किया गया है।
अर्थात आप देखने की प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सामाजिक जांच पहला स्टेप बन जाता है, मूल्यांकन निदान दूसरा स्टेप बन जाता है, तीसरा हस्तक्षेप इन्होंने कह दिया, चौथा समाप्ति कह दिया, पांचवा इन्होंने मूल्यांकन कर। देखिए हस्तक्षेप को उपचार भी कहा। मैंने आप लोगों को ऑबली करके एक चीज लिखवाया था, याद होगा आप लोग, मैंने अभी भी बताया है आप लोगों को, है ना, कि ट्रीटमेंट ऑबली करके इंटरवेंशन भी आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, है ना, ऑबली करके। ठीक उसी प्रकार से अभी जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताया था और कहा था कि जब अध्ययन के बाद एक प्रक्रिया हमारी और उसमें शामिल होती है, जैसे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के बाद असेसमेंट, कभी कभी डायग्नोसिस आ जाए और ना रहे डायग्नोसिस, यहाँ पे गायब कर दे और लिख दे असेसमेंट, तो आप ध्यान रखिएगा कि असेसमेंट भी सही रहेगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पे हस्तक्षेप सही है ना, ठीक उसी प्रकार से डायग्नोसिस ना दिया जाए तो यहाँ पे असेसमेंट भी आपका सही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ऑबली करके लिखवाया है वो भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब एक एक के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये देखिए, जो मनोसामाजिक या सामाजिक जांच या अध्ययन लिखा गया है, इसमें मैं कुछ बात बताऊंगा, उन्हीं बातों को आप चाहो तो कॉपी पे नोट कर सकते हो, ठीक है, या इसको ध्यान से सुन लीजिए। बाकी ये सारी चीज़ें फिर आप लोगों को केवल वो चीज़ें हैं, एक कोई मेंस वगैरह लिखना है या कोई चीज़ लिखनी है अगर वहाँ पे, तो आप यहाँ से वो सारी चीज़ें उठा के आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई तथ्यों की अगर आपको खोज करना है तो उसके लिए आप विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। अवलोकन हो गया, साक्षात्कार हो गया, ये प्रक्रिया आप जो यूज करते हैं वो अध्ययन में ही करेंगे, है ना। जब भी कोई डेटा का अगर आपको खोज करनी है या कोई फैक्ट आपको निकालना है मनोसामाजिक अध्ययन के दौरान, अध्ययन कैसे करेंगे? फैक्ट निकालने के लिए करेंगे अध्ययन। तो अध्ययन के लिए आपको साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। आप अवलोकन का भी प्रयोग कर सकते हो, साक्षात्कार का भी प्रयोग कर सकते हो, और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हम इसको यूज में ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि केवल अध्ययन में ही अवलोकन और उपचार ही आए। हाँ, एक बार म्यूट होइए, किसी ने बैकग्राउंड अनम्यूट हो गए, एक बार म्यूट हो जाइए। देखिए कि चाहे ग्रुप वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो या आपका केस वर्क हो, ऐसी प्रक्रिया के दौरान सेवार्थी की जो समस्या होगी उसके विषय वस्तु, उसके विषयगत और वस्तुगत, देखो मैंने आपसे कहा है ना कि दोनों चीज़ों पे ध्यान देना होगा। हालांकि समाजकारी वस्तुगत पर आधारित है, वस्तुनिष्ठता पर आधारित है। व्यक्तिनिष्ठता की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम केवल सेवार्थी पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भेदभाव जैसी प्रक्रिया आ सकती है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर विषय और वस्तुगत और विषयगत दोनों पक्षों पर बात करेंगे, क्योंकि उसकी समस्या के समाधान हेतु किए गए जो पहले का प्रयास है और जो सेवार्थी के व्यक्तित्व और भावनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करेगा, वो वस्तुगत भी करेगा और व्यक्ति निष्ठ भी करेगा, दोनों चीजें करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह के अध्ययन मुख्य रूप से आपको क्या बताते हैं कि सेवार्थी से संबंधित जो सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, है ना, नैतिक, भाषाई इत्यादि जो पक्ष हैं, उन पक्षों की जानकारी प्राप्त करता है। और आपकी जो समस्याएं, मतलब जो सेवार्थी की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो तथ्य मिलता है वो बेसिकली निदान के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो जाता है, या एक प्रकार से आपके लिए सकारात्मक हो जाता है ऐसी कंडीशन पर। तो अध्ययन से या आप अध्ययन में पीड़ित व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य भावनाओं को समझने का जो प्रयास करते हैं वो बेसिकली अध्ययन में ही किया जाता है। तो सदस्यों के व्यक्तित्व और व्यवहार के बारे में अगर पता करना है तो आप मनोसामाजिक अध्ययन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, जब आप सदस्यों का समूह, व्यक्ति, समुदाय के संबंध की भूमिका की बात करेंगे तब भी आप मनोसामाजिक अध्ययन की बात करेंगे। जब कभी भी आप व्यक्ति, समूह, समुदाय की कुछ शक्ति और सीमाओं को निर्धारित करते हैं तब भी आप मनोसामाजिक का ही अध्ययन करेंगे आप। ठीक है,
वातावरण, व्यक्ति और संसाधन का भी प्रयोग कर रहे हैं, तब भी आप मनोसामाजिक अध्ययन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मनोसामाजिक अध्ययन में सेवार्थी का अध्ययन किया जाएगा। अब सेवार्थी के जो शारीरिक पक्ष हैं, जो मनोसामाजिक पक्ष हैं, मानसिक कह लीजिए आप, भाषाई, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, जितने भी एक पक्ष माने जाते हैं सेवार्थी के अंदर, उन सभी पक्षों का आप अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने मतलब आप देखेंगे कहीं ऐसे क्षेत्रों में तो उसकी समस्या तो नहीं है, यदि उसकी समस्या है तो आप उसे नोट करेंगे और गोल के माध्यम से आगे की प्रक्रिया में जो है उपचार करेंगे आप। तो अध्ययन आप सारे स्टेप में करेंगे। अब ध्यान रखिए कि अध्ययन के अंतर्गत भी 3 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं अध्ययन के अंतर्गत। हम 3 में से एक पहले की अगर बात करें तो उसका नाम है केंद्रक। अब केंद्रक होता क्या है, ध्यान रखिएगा। सेवार्थी कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसकी कोई विशिष्ट समस्याएं भी होती हैं। समस्याएं जैसे हर व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। एक ऐसी समस्या हो सकती है जो विशिष्ट भी हो सकती है सेवार्थी के अंदर या आप सबके अंदर भी, है ना। एक सामान्य तरीके से भी समझने का प्रयास करिएगा। तो जिसके निदान के लिए अति आवश्यक है। अब अति आवश्यक वो है जो विशिष्ट है, जो विशिष्ट समस्या है वो है। तो कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक हो गया कि सेवार्थी की मूल समस्या क्या है, यानी आपकी विशिष्ट समस्या क्या है, ये आपके लिए मूल हो गई। मूल का मतलब क्या होता है, बेसिकली बुनियादी, मुख्य, प्रमुख, है ना। तो यहां पे समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करना और उसके निदान की व्यवस्था करने की बात अगर जब होती है तो केंद्रक बन गया। तो समस्याएं केंद्रक होती, मतलब सेवार्थी के अध्ययन के अंतर्गत एक पॉइंट आता है केंद्रक, और केंद्रक वो होता है जहां सेवार्थी की मुख्य समस्या मानी गई है ना। मुख्य समस्या को केंद्रक माना गया। तो एक स्टेप ये भी आता है केंद्रक का भी। दूसरा स्टेप की अगर बात करें तो अवलोकन होता है। अब अवलोकन भी समझने का प्रयास करिए। अवलोकन क्या, देखिए, सेवार्थी की मनोभावों का अध्ययन के दौरान जब हम उसका अध्ययन करते हैं, मनोभावों का मनोसामाजिक अध्ययन जब हम करते हैं तो सूक्ष्मतापूर्ण, मतलब क्या होता है ना कि बहुत बारीकी से करते हैं हम लोग, उसका अध्ययन करना पड़ता है हमें। और जब हम बहुत ध्यान से, बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म तरीके से करेंगे उसका अध्ययन, तो अवलोकन उसकी समस्या के समाधान की दृष्टि से आवश्यक हो जाता है। तो हमने कहा कि हमारे लिए एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट बन जाती है अवलोकन भी। अवलोकन क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, वहां पे बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व भी करना। कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो सेवार्थी का जो मनोभाव होता है वो आईज और हैंड कोऑर्डिनेट सही से नहीं हो पाता है। आप ये कह लीजिए कि जो आंखों का कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, वो सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, उसकी बातों से रिलेट नहीं कर पाता है। या आपसे जब कभी इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं सामने से, तो उसके भाव भंगिमा, फिजिकली मूवमेंट कुछ अजीब होते हैं और बात करने के भी कुछ अजीब होते हैं। तो यही बात मैं कह रहा हूं आपको कि वहीं आपको ऑब्जर्व करनी है, वही चीजें। कभी कभी बातों को भी समझना पड़ता है हमें कि बोल क्या रहा है, उसकी फिजिकली मूवमेंट क्या हो रही है, बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसलिए अध्ययन में एक बात और आती है अवलोकन। अवलोकन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इससे भी आपको फैक्ट मिलेंगे कि झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, क्या बातें हो रही है। इसलिए अवलोकन बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा और वो फाइन तरीके से करनी पड़ती है। फाइन मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है। और एक शब्द आता है समवेषण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समन्वेषण, समन्वेषण भी एक प्रकार की टेक्निक है, मैं पढ़ाऊंगा जब समाज कार्य की टेक्निक यूज में आएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि समन्वेषण एक ऐसी विधि है, एक ऐसी टेक्निक या मेथड्स है जो सोशल वर्कर प्रयोग में लाता है। अब सेवार्थी की जो मन की स्थिति है, उस मन की स्थिति में व्याप्त जो संवेग हैं, जो भावनाएं हैं, जो छिपी हुई बातें हैं, उन बातों को बाहर निकालना है,
उन बातों को बाहर निकालना है, वह प्रक्रिया समन्वेषण कहलाती है। अब सेवार्थी के अंदर से निकली या जो छिपी हुई बातें हैं उसे निकालना है, और निकालने के बाद समस्या के समाधान में या निदान में उसे सहायक बना देना है, तो वह प्रक्रिया समन्वेषण कहलाती है। कभी कभी क्या करते हैं कि टेक्निक होता, तरीका होता है किसी की बातों को बाहर निकालना। कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी बात नहीं बताएंगे, दूसरी की बातों को जानना चाहते हैं, वो है ना, वो तुरंत जैसे मिलेगा, हाँ बता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो टेक्निक होती है, उस वह प्रक्रिया समन्वेषण कहलाती है, जब छिपी हुई बातों का बाहर निकालते हैं। तो सेवार्थी भी ऐसा मिल सकता है आपको, कुछ बातें वो आपसे हो सकता है छिपा रहा हो, और ये बातें आपको अवलोकन में पता चल जाएगी, उसकी फिजिकली मूवमेंट से आपको पता चल जाएगी। अब उन्हीं बातों को आपको बाहर निकालना है, वो कैसे निकालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सी मेथड और कौन सी टेक्निक का प्रयोग करने वाले हैं, और वह कहलाता है समन्वेषण। तो ये अध्ययन के दौरान होता है। ये किसके दौरान होता है? ये अध्ययन के दौरान होता है। इन तीनों बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अध्ययन के अंतर्गत भी तीन चीजें हमें देखने को मिलती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब अगर आप पढ़ोगे ना इसी में तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको लिखा हुआ। देखिए, ग्राहक का मतलब होता है क्लाइंट का मतलब होता है आपका सेवार्थी। उसकी स्थिति के संबंध में उसकी परिस्थिति की व्यवस्थित अध्ययन सामाजिक जांच के अध्ययन के रूप में किया जाता है। मैरी रिचमंड ने एक परिभाषा लिखते हुए यहाँ पे कहा है अध्ययन का, कि सामाजिक अध्ययन में केस वर्कर यानी सामाजिक कार्यकर्ता को तार्किक और अनुमानात्मक तर्क का उपयोग करते हुए सभी तथ्यों को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह सेवार्थी के या ग्राहक के व्यक्तित्व और स्थिति के उजागर करेगा और उचित कार्यवाही यानी उपचार की अनुमति भी देगा। और यह बात किसने कहा है? मैरी रिचमंड ने कहा। तो क्या बोला कि कहा कि सोशल वर्कर तर्क भी करेगा, अनुमान भी लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये अनुमान और तर्क क्यों कर रहा है? क्योंकि वो तथ्य को लेना चाहता है, वो आंकड़े को कलेक्ट करना चाहता है। जब आंकड़े उसके पास मिलेंगे तभी वो सही तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएगा, डायग्नोसिस कर पाएगा। ऐसे आपको भी करना है, ऐसे आपको भी करना पड़ेगा। यही सामाजिक मनोसामाजिक अध्ययन या सामाजिक अध्ययन आप कह सकते हैं, सामाजिक जांच भी इसे कह सकते हो। बस सिंपल सी बात है इसमें, और इसमें कुछ है नहीं। आगे देखिए, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आती हैं, आगे हम पढ़ते हैं। स्लाइड में कुछ खास चीज़ें नहीं है, जो खास है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पार्लियामेंट ने कहा है कि पहले चरण में सामाजिक केसवर्क स्टडी जो है निम्न भागों में डिवाइड किया था। अभी हम पार्लियामेंट पे आ गए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक चरण बताया था निदान की प्रक्रिया में, अभी हम उस पर जिक्र करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि प्रस्तुत करने की समस्या का प्रकार होना चाहिए, समस्या महत्व है इसके बारे में होना चाहिए, समस्या के कारण भी होने चाहिए, शुरुआती होने चाहिए। और देखिए यहाँ जो अवक्षेप है, बेसिकली मूल्यांकन या अनुश्रवण को या निगरानी जैसी प्रक्रिया को शामिल किया गया है। अवक्षेप का मतलब निगरानी जैसी प्रक्रिया को शामिल किया गया है। समस्या समाधान स्थितियों से निपटने के लिए किए गए प्रयास भी हैं, और केसवर्क एजेंसी में मांगे गए समाधान और लक्ष्य और प्रकृति की भी बात की गई है, उसकी मतलब लक्ष्य और नेचर पर भी बात हुई है। क्लाइंट की उसकी स्थिति के संबंध में एजेंसी की वास्तविक चरित्र और समस्या समाधान के तरीकों को बताया गया। अच्छा, पेपर में आप लोगों से यहाँ से नहीं पूछा जाएगा कि पार्लियामेंट ने अध्ययन को कितने टाइप में डिवाइड कर दिया, केस या स्टडी को करने के तरीके को, ये पेपर में नहीं आने वाला है। परंतु आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब कोई केस या स्टडी करेंगे तो उस समय प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको समस्या, और समस्या है कौन कौन सी प्रकार की। अगर मान लीजिए शारीरिक रूप से भाई अगर चल नहीं पाता है तो शारीरिक समस्याएं हैं, तो वो आप टाइप में बना सकते हैं कि ये प्रकार हो गई समस्या के, भाई एक शारीरिक प्रकार हो गया, एक सामाजिक प्रकार हो गया, एक मानसिक प्रकार हो गया, एक भाषाई प्रकार हो गया, नैतिक प्रकार हो गया। इनमें कौन कौन से चीज़ों में पीछे है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने शारीरिक में डाल दिया ना कि वो चल नहीं पा रहा है, ठीक है। मान लीजिए मोनोप्लेजिया है, डाइप्लेजिया है, क्वाड्रिप्लेजिया है, कौन सी टाइप में आता है, ठीक है, शारीरिक रूप से। फिर उसके बाद समस्या का महत्व है, इम्पोर्टेंस। अब वहाँ पे हमें मेंशन करना है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, समस्या के रीजंस क्या हैं, मतलब कारण क्या हो सकते हैं। अब सोचिए कि वो डिसेबल होने का रीज़न शुरुआती क्या था, अब क्या स्थिति बनी है, बीच बीच में निगरानी की भी चीज़ें आपको शामिल करनी है। क्या कहीं ट्रीटमेंट लिया था, इसके बारे में वो चीज़ें भी मेंशन कर देना। अगर लिया था तो वहाँ से कितना फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ।
है ना, वो चीज़ें भी मेंशन कर देनी है। समस्या समाधान की स्थितियों को निपटने के लिए भी प्रयास तो करना ही है, तो जाहिर सी बात है उस स्थितियों को निपटाने के लिए अब जैसे कोई समस्या है तो उसके नीचे मैनेजमेंट के रूप में एक लाइन में लिख सकते हो या निष्कर्ष के रूप में आप नीचे लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद समाधान के लक्ष्य क्या होंगे, उसके नेचर क्या है, फिर सेवार्थी की स्थिति के संबंध में भी ये चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे किया जाता है। और भी यहाँ पे दिया गया है पार्लियामेंट की कुछ प्रारंभिक विधियाँ हैं, है ना, जैसे क्लाइंट के साथ कुछ करना, फिर क्लाइंट के उसकी समस्याओं पर चर्चा करने में भी सहायता करना, आंशिककरण और ध्यान केंद्रित करना, एजेंसी के साथ बातचीत करना और क्लाइंट की सहायता करना। ठीक है, तो ये 4 टाइप इन्होंने बताया, एक मेथड बताया कि क्लाइंट के साथ भी हमें क्या करना है, वार्तालाप करना है समाधान के लिए, क्लाइंट को उसकी समस्या पर चर्चा करनी है और उन्हीं के समस्या की चर्चा करके उनसे ही मतलब एक प्रकार को उन्हें जो है सहायता प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, आंशिककरण और ध्यान केंद्रित करना, आंशिककरण का मतलब होता है थोड़े के रूप में। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे आपने एक बार मदद कर दिया तो वो इंडिपेंडेंट हो, स्वावलंबी हो, अपने स्वयं से काम कर सके। ठीक है, इसलिए वो आंशिककरण के रूप में आया। और आपको कंसीडर करना, उसको आप ध्यान, ये नहीं कि अगर आपने उसे इंडिपेंडेंट छोड़ दिया तो अब आप नहीं करेंगे। ठीक है, उस पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब ये रहा कि आप जो है वो आपके टच में रहेगा और उसे आपने स्वावलंबी बना दिया तो आप भाई चलते जाओ। ठीक है, विदाउट हेल्प के से आप चलो ऊपर जाओ। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे, बट आप उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे, ताकि वहाँ अगर जो कोई समस्या दिखती है तो आप उसे मेंशन करके नेक्स्ट स्टेप में सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। या तो फिर अगर नहीं ऐसी प्रक्रिया हो पा रही तो आप एजेंसी के साथ बातचीत करेंगे, ग्रुप के साथ आपकी टीम होगी, आप अपने टीम के साथ बातचीत करेंगे, बट क्लाइंट के ही मदद में या क्लाइंट के परिप्रेक्ष्य में, जो आपका क्लाइंट है उसी के दृष्टिकोण से आप बातचीत करेंगे। ठीक है, लोगों से। केस स्टडी की प्रक्रिया है यहाँ पे, है ना, उपकरण है, टेक्निक है, कैसे कैसे केस स्टडी की आप करेंगे। जैसे इन्होंने साक्षात्कार आयोजन कर दिया, मूल्यांकन कर दिया, दस्तावेज रिकॉर्ड भी रख लिया, द्वितीय स्रोत को भी इसने रख लिया, परिवार के सदस्यों से जुटाई गई जानकारी भी रख लिया, एक विशेष परीक्षण और मूल्यांकन को भी इन्होंने शामिल कर लिया। तो मतलब यहाँ पर केस स्टडी की जो प्रक्रिया बनाई है उसको शामिल कर लिया गया। तो यह साक्षात्कार भी होता है। अब साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार बेसिकली 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच किसी निश्चित प्रयोजन से जो आप अनौपचारिक या औपचारिक मूल्यांकन करते हैं या बातचीत करते हैं, वो आपका साक्षात्कार कहलाता है ना। साक्षात्कार बेसिकली 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संवाद है, चाहे वो मौखिक रूप से कर रहे हैं, चाहे आप मौखिक ही होगा बेसिकली। ठीक है, मौखिक रूप में जो कर रहे हैं वो बेसिकली क्या करता है, साक्षात्कार ही कहलाती है। ठीक है, तो ऐसा आप कह सकते हो। तो आपको आसपास पड़ोस के लोगों से भी बातचीत करना है, ठीक है, परिवार के लोगों से भी बातचीत करनी है, वो चीज़ें बन जाती है साक्षात्कार। सूचनाएं प्राप्त करना होता है इसका उद्देश्य इंटरव्यू का। समस्याओं के स्वरूप का चित्रण करना होता है, केस स्टडी का चित्रण करना पड़ेगा आपको, वो आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। गुणात्मक तथ्य जो होंगे वो आप कलेक्ट करेंगे, वो आपका क्या कहलाता है, केस स्टडी की प्रक्रिया कहलाती है ना। ये केस स्टडी की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है अवलोकन। अवलोकन आप जानते हैं देख कर किया जाता है ना। अवलोकन क्या कैसे किया जाता है, अवलोकन कैसे होता है, देख कर किया जाता है ना, बोलिए एक बार। अवलोकन ऑब्जर्वेशन। कोई परिभाषा बताइए, है ना, अवलोकन की परिभाषा बताइए कोई लोग, नहीं पता। देखिए, अवलोकन का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो एक प्रकार से ध्यानपूर्वक देखना ही तो होता है। ऑब्जर्वेशनी तो अवलोकन कहलाता है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था अवलोकन। तो आप जो चीज़ें देख कर करते हैं वो अवलोकन का परिभाषा बन जाती है। तो अवलोकन बेसिकली वैज्ञानिक खोज का एक विधि मानी जाती है ना, जहाँ वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति आप कह सकते हो अवलोकन को। अवलोकन आंखों द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम करता है, उसे ही हम लोग अवलोकन कहते हैं, अवलोकन ही कहते हैं। तो जहां आप ध्यान पूर्वक चीजों को देखते हैं, और अवलोकन प्रत्यक्ष पद्धति मानी जाती है, अवलोकन सूक्ष्म माना जाता है, अवलोकन उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है ना। अवलोकन सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करने लगता है, अवलोकन कार्य कारण संबंधों का पता लगाता है, अवलोकन मानव इंद्रियों का प्रयोग करता है, अवलोकन विचार पूर्वक किया जाने वाला एक अध्ययन माना जाता है। सरल अध्ययन है अवलोकन, जो वस्तुपरक होता है
है ना, वस्तु परक होता है। तो निष्पक्ष भाव से ये अवलोकन किया जाता है। इसमें आर्थिक शुद्धता पाई जाती है, निष्पक्षता पाई जाती है। कारण यह है कि अवलोकन में जो आप या सामाजिक कार्यकर्ता स्वयं अपनी आंखों से घटना का निरीक्षण करता है और उसकी भली भांति जांच करता है और उसका निर्णय दूसरे के निर्णय अथवा कहने सुनने पर आधारित नहीं होता है कभी भी। और यही रीजन है कि अवलोकन पद्धति में निष्पक्षता की अधिक संभावनाएं रहती है, अधिक संभावनाएं रहती है, क्योंकि ये किसी दूसरे की कहने और सुनने पर आधारित नहीं होता है अवलोकन, क्योंकि स्वयं देख कर करता है ना, इसलिए दूसरे की बातें कहने सुनने से क्या उस पर बल देगा। अगर बल देता तो जाहिर सी बात है भेदभाव हो जाता है ना। दस्तावेज होता है आपका रिकॉर्ड, जिसको हम लोग अभिलेख कहते हैं, हम लोग अभिलेख के रूप में। तो अभिलेख बेसिकली गोपनीय होता है। अभिलेख एक अगर हम बात करें तो सेवार्थी के सामने नहीं किया जाता कभी भी, है ना। सर वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा ना अभिलेख तो। हाँ वही डॉक्यूमेंटेशन की ही बात है। रिकॉर्ड आप थोड़ी ना उसके सामने देखो। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कहीं आप सर्वे करने जा रहे हैं तो गलत चीज़ें हैं कि आप उन्हीं के सामने फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको मीन्स आप जो है एक क्रमबद्धता आप अपने माइंड को सेटअप बना लीजिए कि इस तरीके, क्योंकि ऑड लगने लगता है, उससे लगता है कि हमारी कुछ चीज़ें हैं ना जिनको बताई जा रही है। और उस समय आप पूछेंगे आप उनकी इनकम, तो वो कहेंगे भाई कुछ मिलेगा, पैसे फॉर्म भरेंगे, भर के ले आके जमा करेंगे गवर्नमेंट में। अगर वो 15,000 20,000 महीना कमा रहा तो 3,000 बताएगा, है ना। और जब इस तरीके से बिना लिखे हुई चीज़ें पूछते हैं, बातचीत करते हैं ना, वो सेटअप बना लीजिए अपने, आपके पास चैम्बर बनाया गया, आप चैम्बर में जाके अपना फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली करने का तरीका तो यही होता है ना। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई क्या क्या लिखे क्या क्या नहीं लिखे, कहीं भूल ना जाए डेटा, इसलिए वो वहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं डेटा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा कि सेवार्थी के सामने नहीं किया जाता है अभिलेखन काम। अभिलेखन काम कभी भी सेवार्थी के सामने नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सेवार्थी के संवेग अर्थात अगर हम बात करें क्रोध, प्रसन्नता आदि, नाराजगी, जो भी चीज़ें, समुचित विवरण जो है प्रस्तुत करना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वहाँ पर यह भी नहीं कि आप उससे क्रोध करने लगे उनसे और ज़्यादा हैप्पी हो गए आप, है ना, नाराजगी आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे संवेग आपको प्रदर्शित नहीं करने चाहिए उसके सामने। यदि सेवार्थी के संवेग प्रस्तुत हो रहे हैं, क्रोध, प्रसन्नता, नाराजगी आदि वाली जो वहाँ पे, तो उसको आप सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा, आपको अपने रिकॉर्ड में लिखना पड़ेगा, आपको वो रिकॉर्ड में आपको दर्शाना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये चीज़ें आते हैं। अब ध्यान देने वाली एक बात बता दूं मैं आपको, गार्टन हैमिल्टन एक विद्वान है जिन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड में, अभिलेख में अगर एक जो है टाइप बताया था, है ना, एक टाइप बताया था कि अभिलेख जो होता है वो एक वर्णनात्मक होता है जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, और एक और एक होता है वर्णनात्मक प्रक्रिया की शैली। ये पहला हो जाएगा। दूसरा आप वर्णनात्मक भी कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगी, लेकिन ये प्रक्रिया शैली रहेगी, प्रक्रिया शैली रहेगी, ठीक है, प्रक्रिया शैली रहेगी। तो इन्होंने ये बात, अब देखो ये जो वर्णनात्मक प्रक्रिया शैली है, यहाँ तथ्यों को इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करने की एक अच्छी विधि के रूप में जाना गया, जहाँ पर रिकॉर्ड पुनरावर्तन के रूप में आता है। यानी एक प्रकार से रिकॉर्ड जो होता है पुनरावृत्ति होती रहती है, रिपीटेशन होता रहता है, रिकॉर्ड रिपीटेशन भी होता रहता है। तो अगर पेपर में पूछ ले कि रिकॉर्ड या अभिलेख की जो टाइप हैं गार्टन हैमिल्टन कितने हैं, तो दो हैं। कौन कौन से? एक आप कह लीजिएगा कि वर्णनात्मक, या उसका संघनित शैली भी बोल सकते हैं, संघनित शैली भी बोल सकते हैं वर्णनात्मक में, और एक है वर्णनात्मक प्रक्रिया शैली। ये दो ही टाइप इन्होंने बताए थे गार्टन हैमिल्टन ने, ठीक है। तो या एकदम सरल अभिलेख जो होगा एकदम सरल होगा, और एक शैली भाषा में होगा, एक सरल शैली भाषा में होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और वस्तुनिष्ठता पर आधारित होगा, परिशुद्धता का पालन करेगा अभिलेख आपका, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभिलेख, ठीक है, अभिलेख पर ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। फिर द्वितीयक स्रोत होते हैं, जानकारी इकट्ठा करना होता है द्वितीयक स्रोत से। रिसोर्सेज होते हैं द्वितीयक स्रोत, जानते हैं आप लोग कौन कौन से द्वितीयक स्रोत में आते हैं? द्वितीयक स्रोत और प्राथमिक स्रोत जानते हैं? द्वितीय स्रोत सर जैसे पहले से ही लिखा हुआ कोई रिसर्च पेपर, कोई थीसिस जो ऑलरेडी उस पर रिसर्च की जा चुकी है,
अच्छा वो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है सर। अच्छा। डायरी है ऐसे। देखिए आपको बता दूं, यहाँ पे जब प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत बनाया जाए तो आप ध्यान देने वाली बात आप सबके लिए है ये है कि जानकारी को अगर हम बात करें द्वितीयक स्रोत में वे सूचनाएं शामिल की गई जिन्हें प्राथमिक सूचनाओं का विश्लेषण करने के बाद हमें पुनः प्राप्त होता है, वो बेसिकली द्वितीयक स्रोत का पार्ट बन जाता है। वो किसका पार्ट बन जाएगा? द्वितीयक स्रोत का पार्ट बन जाएगा, है ना। तो इन चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और द्वितीयक स्रोत में जैसे अगर उसके एग्जाम्पल पेपर में भी कई बार पूछे भी गए हैं, क्या आप जानते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से द्वितीयक स्रोत के मान सकते हैं? एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई? बहुत सिंपल सर सिंपल नेट से। से ले सकते हैं, किसी की डायरी है, नेट है, हाँ बहुत बढ़िया। इंटरनेट से। हाँ रिसर्च द्वितीयक स्रोत होता है। प्राथमिक हाँ, स्रोत और thesis। द्वितीयक स्रोत। हाँ आप सही बता रहे थे, सही चल रहे हैं आप सभी लोग। जैसे इन्होंने किसी बच्चे ने भी एक एग्जाम्पल दिया था डायरी वगैरह का लेकर, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल में कई बार पूछा भी जाता है कि बताइए जरा पत्र पत्रिका, है ना, डायरी, ये किस किस स्रोत माने जाते हैं। तो जहाँ हाँ जब प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत दोनों को उपयोग शोध कार्य में एक भूमिका होगी, जहाँ पे शोध होता है वहाँ पे भूमिका होगी। खोज तो हो ही रही है यहाँ पे अध्ययन में, यहाँ पे है। फिर स्रोत का उपयोग शोध कार्य के लिए विषय वस्तु पर होगा, द्वितीयक और प्राथमिक स्रोत का। जब इतिहास लेखन का काम करेंगे तो भी इनका प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जब कभी आप सामाजिक स्थिति, धर्म, कला आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं तब आपके प्राथमिक स्रोत का काफ़ी ज़्यादा भूमिका वहाँ पर जो है हमें यूज़ में या देखने को मिलती है। ठीक है, हमें फिर सबसे ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलता है प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में। ठीक है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में याद रखिएगा। ठीक है, और जो प्राथमिक स्रोत होगा ना वो बेसिकली सांख्यिकी का जो डेटा होगा वो यूज़ होता है, सांख्यिकी डेटा। और द्वितीयक स्रोत में बेसिकली व्यक्ति अथवा संस्थाओं के द्वारा जो पूर्व संकलित होते हैं, जो वहाँ से मिलाए लिए गए जो डेटा होते हैं, जो वहाँ पे जांच पड़ताल होती है, जहाँ पे शोधकर्ता क्या करता है, उद्देश्यों का पता लगाता है, वो बेसिकली द्वितीयक स्रोत का जो है पार्ट बन जाता है, द्वितीयक स्रोत का पार्ट बन जाता है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा द्वितीयक स्रोत या आंकड़े को लेकर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, व्यक्तिगत प्रक्षेपण, ये जो बनता है ये बेसिकली प्राथमिक आंकड़े आते हैं। द्वितीयक आंकड़े में जैसे समाचार पत्र हो गया, डायरी हो गया, ठीक है, निजी प्रकाशन हो गया, ठीक है, और अप्रकाशित स्रोत हो गए या प्रकाशित सर स्रोत हो जैसे गए। किसी का साक्षात्कार ऑलरेडी लिया जा चुका है और हम उन्हीं क्वेश्चन का यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी सेकेंडरी डेटा में दिया है, उन्हीं क्वेश्चन आर का, तो वो आपका प्राथमिक स्रोत में प्राथमिक आएगा या स्रोत, द्वितीयक स्रोत में? प्राथमिक स्रोत में आएगा, क्योंकि लेकिन हम क्वेश्चन आर तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं ना जो पहले रिसर्चर कर चुका है। तो कोई बात नहीं। सैंपलिंग आप प्राथमिक आंकड़े में केवल ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप सेवार्थी के साथ प्रक्रिया कैसी कर रहे हैं, प्रक्रिया आप अध्ययन की कर रहे हैं। फिर तो जब भी आप प्रक्रिया की बात करेंगे जिससे आप उसके सामने देखो आंकड़े कौन कौन से, एक आप प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे यानी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो भी वो प्राथमिक डाटा होगा। कोई भी चीज़ करे कहीं से भी लाए, नो इशू। या आप इंटरव्यू कर रहे हैं, या आप प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से प्रश्न कर रहे हैं, या आप अनुसूची के माध्यम से प्रश्न कर रहे हैं, वो सभी आंकड़े आपके प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, प्राथमिक स्रोत कहलाएंगे। वो आपके सभी आंकड़े प्राथमिक स्रोत का पार्ट बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है सर? नहीं समझ में आया फिर पूछो। देखो जी सर आ रही है हाँ, इन चीज़ों को ध्यान, प्राथमिक डेटा प्राथमिक और द्वितीयक दोबारा से बता रहे। देखो प्राथमिक डेटा पहली बात जो शोधकर्ता होता है, जो गणनाकार होता है, उनके द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करते हैं हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको एकत्रित करते हैं। तो वो बेसिकली हमारा प्राथमिक डेटा कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्राथमिक डाटा कहलाता है। और जब द्वितीयक डेटा की बात आती है तो वो कभी मौलिक डेटा नहीं होता है, बल्कि वो संस्था और व्यक्ति के द्वारा संकलित किए जाते हैं। उसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, उसमें हम
जो है समय, श्रम, धन कम लगता है, संशोधित करके अनुकूल बना सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें फैक्ट पे आधारित है, जो अगर हम बात करें कम समय जो है अधिक समय लगे, धन लगे, श्रम पर आधारित हो, वो किसके, वो प्राथमिक आंकड़े पे प्रयोग में लाता है। इसका प्रयोग सतर्कता से विशेषता की तरफ की जाती है। सतर्कता की विशेष आवश्यकता पड़ती है प्राथमिक आंकड़े का, और द्वितीयक आंकड़े में इसका प्रयोग सतर्कता की विशेष आवश्यकता कभी पड़ती ही नहीं है। प्राथमिक आंकड़े को कभी संशोधित नहीं किया जा सकता है, द्वितीयक आंकड़े को हम संशोधित कर सकते हैं। मौलिक होता है प्राथमिक आंकड़े, और ये मौलिक नहीं होता है, फंडामेंटल पर आधारित होता है। एक संख्या वगैरह निश्चित की जाती है प्राथमिक आंकड़े में, और द्वितीयक आंकड़े में ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना, संख्या वगैरह कुछ निर्धारित होती ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए और भी चीज़ें हमारे सामने मिलती हैं। ये क्लाइंट इंटरव्यू के बारे में बात किया गया थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा। दूसरा स्टेप आता है एक निदान। निदान की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा कि निदान जो होता है, उद्देश्य की बात करते हैं तो कारणों का पता लगाने और उपचार की योजना बनाने का काम करता है निदान। निदान कारणों और उपचारों की योजना बनाकर न केवल समस्या बल्कि सेवार्थी के विषय में पूर्व ज्ञान की बात करता है, तो वो निदान की प्रक्रिया बनती है। अब निदान दो बातों पर आधारित है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक है समूह की समस्याओं का कारण, दूसरा है उसके समाधान के उपाय का कारण, मतलब समाधान का उपाय। तो निदान दो प्रक्रिया की तरफ चलती है। एक तो समस्याओं का कारण जानने की बात करेगा, दूसरा समाधान का उपाय भी निकालता है निदान, है ना। अब निदान कहता क्या है? निदान की अगर कोई परिभाषा पूछ ले आपसे तो क्या बताने वाले हो? निदान की परिभाषा, निदान की परिभाषा क्या बताएंगे, बताइए आप लोग। सर तथ्यों के आधार पर कारण का, समस्या का कारण पता करना। अच्छा, हाँ आप कह सकते हैं बिल्कुल। तो सेवार्थी की समस्या के कारणों की खोज और उपचार की दिशा तय करने के लिए सामाजिक निदान की प्रक्रिया की हमें सहायता पड़ती है या जरूरत पड़ती है, तो हम उसे सामाजिक निदान की परिभाषा के रूप में देख सकते हैं। तो निदान केस वर्क हो या ग्रुप वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो, उनमें प्रत्येक सेवार्थी के विषय में व्यक्तिगत कार्यकर्ता, सामूहिक कार्यकर्ता, सामुदायिक कार्यकर्ता को निश्चित करना पड़ेगा कि किस प्रकार के समस्या से या किस प्रकार से उसकी समस्या को अधिक से अधिक संतोष के साथ सुलझाया जा सके, और उसके लिए या उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन भी किया जा सके। तो अपने व्यावसायिक ज्ञान और समस्याओं के कारणों की खोज करना बेसिकली निदान कहलाता है। निदान कहलाता है। तो निदान करने के लिए आपको जो मेडिकल सोशल वर्कर होते हैं वो 3 चरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक आता है तथ्यों की अन्वेषण करना, या आप कह लीजिए मूल्यांकन, तथ्यों का मूल्यांकन, या आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं मूल्यांकन में विश्लेषण भी। एक स्टेप आता है आपका समस्या का मूल्यांकन। तीसरा पॉइंट आता है आपका व्यक्तित्व का मूल्यांकन। ये 3 बातें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 3 बातें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, निदान के अंतर्गत 3 चरणों के। अब यहां अगर हम बात करें, जब आप तथ्यों का मूल्यांकन करेंगे, फैक्ट का, तो उसके लिए आपको समस्याओं का मूल्यांकन और व्यक्तित्व का मूल्यांकन, ठीक है, और सामाजिक पर्यावरण का मूल्यांकन, एक और लिखिए यहाँ पे, एक सामाजिक पर्यावरण का मूल्यांकन। ये 3 चीजों का मूल्यांकन आप करेंगे तो आपका एक क्लियर हो जाएगा तथ्यों का मूल्यांकन। और ये आपका एक पॉइंट ये रहेगा, दूसरा पॉइंट ये रहेगा, तीसरा पॉइंट ये रहेगा। बेसिकली यहाँ अगर मैंने बताऊं, जो तथ्यों का मूल्यांकन किया है पहला, इसके अंतर्गत समस्या का मूल्यांकन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन और सामाजिक पर्यावरण का मूल्यांकन, 3 बातों के बारे में जिक्र किया है आप लोगों से। इन सब का जब मूल्यांकन करेगा, काम करेगा इस पे, तो वो बेसिकली तथ्यों का मूल्यांकन का पार्ट बनेगा। दूसरा पॉइंट आता है कारणाविनय, जो है कारणावेषण आता है।
ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट आता है कर्णवेशा। अब ये अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे समस्या का रूप देखा जाता है ना, किसका, समस्या का रूप देखा जाएगा। और फिर उसके बाद समस्या के रूप के बाद सामाजिक पर्यावरण का व्यक्तित्व का प्रभाव देखा जाएगा, और समस्या उत्पत्ति का मुख्य कारण कौन कौन सा है उसको देखा जाएगा। देखिए, निदान के पार्लियामेंट ने 3 टाइप बताए थे, मैं आपको बता दूं, उन्हीं के आधार पे आ रहा हूं मैं आप लोगों से। इसको यहीं पे थोड़ा सा छोड़ते हैं, अभी रुक जाइए, यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। जो निदान के 3 टाइप थे वो पार्लियामेंट का था, ये आप समझेंगे ना, तो उन्हीं के आधार पे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। पार्लियामेंट अगर आप क्लियर हो जाएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। पार्लियामेंट ने 3 टाइप बताए। एक इन्होंने बताया था गतिशील निदान, दूसरा बताया था कारणविनेशी ठीक है निदान, और तीसरा इन्होंने बताया था उपचारात्मक निदान। जहां सेवार्थी की समस्या का समाधान वर्तमान की खोजेगा वो गतिशील होगा। अब समस्या का मूल्यांकन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन, सामाजिक पर्यावरण का जो मूल्यांकन था वो तथ्यों के मूल्यांकन में वर्तमान को लेकर था, मतलब करंट लेवल था उसका। मतलब सेवार्थी आया करंट, अगर हम करंट लेवल की बात का मतलब ये हुआ कि अभी प्रेजेंट टाइम में समस्या क्या है, वो आपका गतिशील निदान था। वो आपका क्या था, गतिशील निदान था। ये वर्तमान की बात थी। जब आपका कारणविनेशी की बात होगी तो इसके अंतर्गत सेवार्थी की समस्या का समाधान भूतकाल की घटनाओं की बात करता है। किसकी बात करेगा, भूतकाल की घटना की बात करेगा। ठीक है, ये कारणविनेशी का था, जहां उसकी समस्या का समाधान घटनाक्रम में हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु कहां पे, भूतकाल में, पास्ट में। कहां पर, पास्ट में। और यहां जो बता रहा था मैं आप लोगों से, कारणविनेशी के अंतर्गत क्या चीजें हमें शामिल करता है कि समस्या का रूप बता रहा है। और समस्या का रूप कैसे पता चलता है, जब हमें पता चलेगा रूप, उसका स्ट्रक्चर जब पता चलेगा, ढांचा जब पता चल रहा है, वो भूत से पता चलता है। सामाजिक पर्यावरण का जो व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ रहा है, व्यक्तित्व का प्रभाव पर्यावरण पर कैसा प्रभाव रहा है, किस तरीके से वो चीजें हैं, तो वो सारी चीजें कारणविनेशी में हमें मिल रहा है। समस्या के उपचार के उपाय भी देखने को अगर हमें मिलेंगे तो इसी के आधार पर मिलते हैं, है ना, इसी के आधार पर मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत भी 3 पॉइंट आती है। एक पॉइंट समस्या का रूप लिख सकते हो, दूसरा चीज आप सामाजिक पर्यावरण का व्यक्तित्व, यानी जो व्यक्तित्व का प्रभाव है उसको भी लिख सकते हो आप। तीसरा आप लिख सकते हो समस्या का उपचार। ये 3 बात लिख सकते हो कारणविनेशी। बाकी तो आपको कारणविनेशी का परिभाषा तो मालूम ही है। परिभाषा कहता क्या है, कहता है आपसे कि समस्या का समाधान भूतकालीन घटनाक्रम को ढूंढने का प्रयास करेगा, ये परिभाषा बनाता है। और जो परिभाषा का अर्थ में आ रहा है, ये 3 उपाय यहाँ पे शामिल की गई। फिर उसके बाद आपका था, तीसरा था आपका क्या, उपचारात्मक को आप श्रेणीकरण भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, श्रेणीकरण भी कह सकते हो। अब देखिए, यहां उपचारात्मक में आप समझ रहे हैं, नाम से ही पता है कि परिस्थितिजन स्थितियों को देखते हुए निदान की प्रक्रिया को अपना देना। परिस्थितिजन स्थिति जो देख रहे हैं आप, उसी के आधार पर आपने क्या कर दिया, निदान की प्रक्रिया को अपना लिया, वह बन जाता है आपका श्रेणीकरण, है ना। तो ये क्रमबद्धता के रूप में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप शामिल नहीं करेंगे, आप यहाँ पर इसको शामिल कर सकते हैं। तो संस्था की सेवा के इम्पोर्टेंस की बात आप कर लीजिए, या समस्या के आधार पे आप उसका वर्गीकरण कर लीजिए, क्योंकि आप उपचार कर रहे हैं ना। तो हो सकता है बाल्यावस्था के व्यक्ति की समस्या है कुछ अलग, फिर किशोरावस्था की समस्या कुछ अलग है, तो इनको अलग अलग कर लीजिए, वर्गीकरण कर लीजिए इनका, कि बाल्यावस्था के बच्चों को जो है उनको अलग ट्रीटमेंट से आधार पे उनका ट्रीटमेंट करिए, किशोरावस्था के जो आयु के लोग हैं उनकी अलग ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर लीजिए, है ना। तो ये समस्या के आधार पे आपने वर्गीकरण कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्रीटमेंट वाली प्रक्रिया चल रही है, तो जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट तो ऐसे ही करेंगे, मिक्स कर देंगे बाल्यावस्था के आयु के लोग, किशोरावस्था के आयु के लोग, तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा सकारात्मक, है ना। जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिक्स है ना। तो इसलिए अलग अलग करके जब ट्रीटमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, तो आपने स्थिति को देखकर उनको विश्लेषण कर दिया और फिर निदान की प्रक्रिया को आपने अपना लिया, ठीक है। सर एक
सर ये गतिशील और उपचारात्मक ये दोनों निदान को थोड़ा सा डिफरेंसेस बताइएगा। ये इसमें भी तो प्रेजेंट में देख के हम समस्या का समाधान करेंगे ना, जो भी परिस्थितियां होंगी किसमें किसमें? गतिशील में। तो वो तो है ही है, उसमें मैं तो बता तो रहा हूँ आपको, उसमें प्रेजेंट तो देखना ही है। समस्या का समाधान तो वर्तमान के दृष्टिकोण से ही तो आपको ढूंढना है। वही तो करंट करंट लेवल है भाई। मैंने आपको बुलाया, मान लो समस्या है, तो आपको जब मैंने अध्ययन कर रहा हूँ उस दौरान तो आपको मिला समस्या है, तो ये करंट वाली समस्या है। और ऐसी चीज़ों को हम गतिशील निदान, या हम आपसे कहें तो डायग्नोस, एक प्रकार से डायनेमिक वो बोल सकते हैं, डायग्नोसिस कह सकते हैं। ये भी प्रक्रिया उसी के अंतर्गत आ रही है। गतिशील निदान की प्रक्रिया जो होती है वर्तमान स्थिति को ही बताती है। तो वही तो मैं बताया तो हूँ, वही बात है, वही चीज़ है जो आप बता रहे हैं। सर मैं डिफरेंसेस पूछ रही हूँ दोनों में, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा बता किसका दीजिए। किसका गतिशील किसका किसका डिफरेंस है? उपचारात्मक। अच्छा देखो, गतिशील क्या होता है मैम? गतिशील निदान का मतलब होगा कि हमने समस्या का समाधान के लिए वर्तमान की खोज करने की बात करते हैं कि समस्या है कहाँ, ये समस्या है कौन कौन सी, ये है। और उपचारात्मक में हमने देखा कि ये समस्या है। अब जो समस्या मतलब आएगी भाई, सेवार्थी से मान लीजिए किशोरावस्था में अगर हम बात करते हैं, इस अवस्था किशोरावस्था के समस्या की अगर बात करें तो इस समय बहुत सारी समस्याएं बच्चे के पास होती है, सेवार्थियों के पास होती हैं, व्यक्तियों के पास होती है किशोरावस्था में, है ना। लाइक कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई एक समस्या ले लीजिए, अध्ययन का ले लीजिए, है ना। अब मान लीजिए अध्ययन की समस्या है इनमें बच्चों को, किशोरावस्था में ज़्यादातर बच्चों को। तो यहाँ आपने यह स्थिति देखी, परिस्थिति ये देखी कि ये 8 से 10 लोग हैं जो अध्ययन पे कम फोकस कर रहे हैं, और इन्हीं अध्ययन को कम फोकस करने के लिए आपने क्या लगा दिया, इनकी परिस्थिति जन स्थितियों को देख लिया और फिर आपने निदान की प्रक्रिया को संचालित कर दिया। निदान की प्रक्रिया संचालन करने का मतलब ये हुआ कि आप चाहे उसे वहाँ पे मोटिवेट कर लीजिए, चाहे रेमेडियल क्लासरूम बना दीजिए, चाहे प्रोजेक्टर के आधार पर क्लासरूम बना दीजिए, ताकि बच्चों का अटेंशन जो है क्लास पर आ जाए। अब जैसे कुछ बच्चों को साइंस नहीं समझ में आती, तो आजकल कुछ स्कूल में है जो स्मार्ट क्लासेस दे रही हैं, कुछ विद्यालय हैं स्मार्ट क्लासेस दे रही। रीज़न ये है कि प्रोजेक्टर के माध्यम से बता रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। अब आजकल अगर साइंस उनको बायो वगैरह समझ नहीं आ रही है तो वीडियो दिखा रहे हैं और वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं उनको, तो बच्चे का क्या अटेंशन वहाँ पे जो है वीडियो के माध्यम से जल्दी पहुँच जाता है। तो वहाँ पे वो कंसीडर या ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो वो क्लास भी बंक नहीं कर रहे हैं, अब अच्छे से वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये हो जाता है आपका उपचारात्मक निदान। आपने क्या कर लिया, स्थिति को देखा, ये समस्या है, और उन्हीं स्थिति के आधार पे आपने रेमेडियल काम करना शुरू कर दिया, उपचारात्मक क्रियाविधि कर दिया, है ना। समझ में आया आपको? जी सर। हाँ, वो वर्तमान का रहेगा, ये वर्तमान में नहीं, ये स्थिति को देखेगा। वो समस्या है, अब ये समस्या है तो उस पर आपने निदान लगा दो, हमने निदान लगा दिया, ये बन गया आपका उपचारात्मक प्रक्रिया बन जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा कि अच्छा ध्यान रखिएगा कि मैं ये प्रश्न पूछा भी आता है कि एक बार एग्जाम में प्रश्न भी आया था कि निम्न में से बताइए कि पार्लियामेंट का कौन सा प्रकार नहीं है ना। तो उसमें कालात्मक भी था, उपचारात्मक था, और गतिशील भी था, और एक गेस्टाल्ट था। तो गेस्टाल्ट नहीं था, है ना। वो गेस्टाल्ट जो इसका नहीं था, गेस्टाल्ट तो पल्स का है एंड लोरा का है। गेस्टाल्ट थेरेपी है जो समग्रता को बताती है, जो सोशल डायग्नोसिस को नहीं बताती, गेस्टाल्ट। और ये जितनी बार आता है ना, उसके ऑप्शन में गेस्टाल्ट अवश्य होता है। 3 से 4 बार आ चुका है जो कि वो गेस्टाल्ट ही ऑप्शन में रहता है पार्लियामेंट का, और वो उसके बारे में बताता ही नहीं, गेस्टाल्ट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन वो भी गेस्टाल्ट का ऑप्शन भी सी ही था। जितनी बार प्रश्न भी आया वो उस ऑप्शन में सी ही गेस्टाल्ट लिखा हुआ था, है ना। वो गेस्टाल्ट भी ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब मत याद, ये भी मत सोचिएगा कि हो सकता है अगली बार जो नेक्स्ट टाइम जो आने वाला पेपर है उसमें ऑप्शन नंबर सी में ही मिले और गेस्टाल्ट ना रहे, तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है उस बार बी में आ जाए, है ना। ज़रूरी नहीं है, बट ध्यान रखिएगा ऑप्शनों का। लेकिन ये गेस्टाल्ट नहीं था, ठीक है। याद रहेगा अब ये? जी सर। हाँ, ठीक है। जी सर। चलिए तो आगे अब बढ़े। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग ना। देखिए यहाँ पे आपको बताओ, तथ्यों का मूल्यांकन मैंने बताया था, समस्या का मूल्यांकन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन और पर्यावरण का मूल्यांकन। ये तथ्यों का मूल्यांकन का ही अंतर्गत 3 टाइप आ जाते थे, है ना।
फिर उसके बाद देखिए कालात्मक में समस्या का रूप हो गया, सामाजिक पर्यावरण व्यक्तित्व पर प्रभाव हो गया, समस्या के उत्पत्ति के मुख्य कारक हो गया, समस्या का उपचार हो गया। तो ये भी अगर हम बात करें तो 3 से 4 पॉइंट आ गया कालात्मक में, है ना, जहाँ पे हमने कहा कि सेवार्थी की समस्या का समाधान भूतकालीन घटनाक्रम के ढूंढा जा रहा है। फिर हमने बताया श्रेणीकरण को लेकर, जहां हमने उपचारात्मक को रखा था, जहां परिस्थिति जन्य स्थितियों को देखते हुए निदान की एक प्रक्रिया को अपनाई गई थी, तो समस्या के आधार पर वर्गीकरण कर दिया, तब जाके वो फॉलो हुआ। फिर संस्था की सेवा को इम्पोर्टेंस को भी बताने लगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आएंगे निदान की। देखिए यहाँ पे एरिक सेंसबरी के अकॉर्डिंग निदान की प्रक्रिया का चरण को बताया जा रहा है। इन्होंने भी देखो कुछ इस तरीके से कहे हैं। चलिए इनके बारे में कल हम लोग ने चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे निदान की प्रक्रिया क्या क्या बताई गई है, किसके द्वारा, एरिक सेंसबरी के बारे में, एरिक सेंसबरी के बारे में। ठीक है ना, ये कल देखेंगे। फिर निदान के बाद अभी हमारा उपचार भी है। ठीक है, और अगर प्रश्न कभी बने कि निदान की परिभाषा को लेकर, तो आप याद रखिएगा तथ्यों के आधार पर सोचना ही निदान कहलाता है। ठीक है, तथ्यों के आधार पर सोचना ही निदान कहलाता है। थिंकिंग थॉट द, अगर हम बात करें फैक्ट, है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं तथ्यों के आधार पर सोचना ही निदान कहलाता है। पार्लियामेंट ने ये परिभाषा भी दिया था। तो निदान की कल प्रक्रिया पढ़कर हम लोग उपचार के बारे में पढ़ेंगे कल। ठीक है, कल फिनिश हो जाएगा आपका ये पहले पॉइंट। ठीक है ना।